नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 9 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक करके बताएंगे। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। यहाँ पे राफेल ने तबाह कर दिया है पाकिस्तान का JF-17। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो नए एनालिसिस में खुलासा हुआ है कि राफेल पलक झपकते ही कर सकता है JF-17 को तबाह। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, दुखद खबर, अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान में फंसे सेना के 7 जवान शहीद, रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 हुए बरामद, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, भारत ने लगाई हुंडई को फटकार, तो पाकिस्तान परस्त हुंडई ने मांगी माफी, आया घुटनों पे, अरबों की डील कैंसिल होने का दावा, ये भी बड़ी खबर, अरबों का झटका। चौथी बड़ी अपडेट, चीन की नापाक चाल का खुलासा, भारतीय सीमा के नजदीक बसे हैं तिब्बती गांव में तैनात किए सैन्य रसोइयां और डॉक्टर। सेना लगातार कर रही है इस चीज की एक तरीके से पड़ताल। तो एक एक करके बताएंगे। यहाँ पे चाइना ने नेपाल की पीठ में सीधा खंजर घोंप दिया है और उनकी जमीन पर कर लिया है कब्जा, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच एक भारतीय जिसने दक्षिण अफ्रीका में बदल दिया पेमेंट का तरीका, तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, दुखद खबर, अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान में फंसे सेना के 7 जवान शहीद, रेस्क्यू ऑपरेशन में 100 बरामद। दरअसल पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने की वजह से सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, भारी बर्फबारी से अब गश्त कर रहे जवानों की अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही हैं। नॉर्थ ईस्ट राज्य के अरुणाचल प्रदेश में रविवार को हिमस्खलन की चपेट में भारतीय सेना के 7 जवान आ गए हैं। हिमस्खलन में उन सभी जवानों के दब जाने की खबर मिली थी, लेकिन आपको बता दें, आज सोमवार को एक रेस्क्यू ऑपरेशन में उन सभी के 100 बरामद किए गए। इस संबंध में भारतीय सेना की ओर से एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया और इन सभी 100 को बरामद करने की पुष्टि करते हुए 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कामेंग सेक्टर में पिछले कुछ दिनों में भारी बर्फबारी के साथ खराब मौसम भी देखा जा रहा था। इस खराब मौसम में हिमस्खलन और ऊंचाई वाले कामेंग सेक्टर के बर्फबारी के बीच गश्ती दल प्रभावित हुआ था। इसमें सेना के 7 जवान दब गए थे और उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। तो एक तरीके से ये दुखद खबर है। इन तमाम सैनिक वीर जवानों को सत नमन। हम चलते हैं एक और अपडेट, राफेल और JF-17 के बीच तबाह हुआ है पाकिस्तान का JF-17। बड़ी खबर, दरअसल प्रधानमंत्री इमरान खान ने चीन से लौटने के बाद पाकिस्तान ने चाइना से मिले F-17 ब्लॉक लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण किया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल विमानों और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की गुप्त विशेषताओं के कारण अपने JF-17 विमानों को अपग्रेड कर रहा है। ये और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान की चीन और घरेलू अंधभक्ति है, जो पूरी तरीके से तथ्य से रहित है। दरअसल ब्लॉक 3 सिंगल इंजन JF-17 फाइटर के एयरफ्रेम को कंपोजिट सामग्री के साथ बनाया गया ताकि विरोधी की वायु रक्षा प्रणाली से बचने और उच्च मूल्य वाली संपत्तियों को लक्षित किया जा सके। यहाँ तक कि स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों में भी 45% मिश्रित सामग्री होती है। लेकिन क्या इसका मतलब क्या है? या 2 S-400 प्रणालियों का मुकाबला कर सकता है? इन्हें चीनी सेना ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया है। JF-17 उसी रूसी RD-33 इंजन द्वारा संचालित है, जिनका उपयोग भारतीय MiG-29 वायु रक्षा प्रणाली में किया जा रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, भारत ने लगाई फटकार, तो पाकिस्तान परस्त हुंडई ने मांगी माफ़ी, अरबों की डील कैंसिल होने का दावा। जी हाँ, दरअसल हुंडई कंपनी के पाकिस्तान परस्त ट्वीट को लेकर भारत सरकार और भारत के लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है और अरबों रुपए की डील कैंसिल हो गई है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने दक्षिणी कोरिया के राजदूत को तलब कर लिया है, जबकि भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चुई उन से फोन पर बातचीत की। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुंडई के शनिवार वाले ट्वीट्स के बाद लोगों ने बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी। दरअसल भारत में दक्षिण कोरिया राजदूत चांग वे बोक को भारत सरकार ने कार निर्माता कंपनी हुंडई के कश्मीर पर विवादित ट्वीट के बाद तलब किया। हालांकि हुंडई कंपनी ने विवादित ट्वीट को जरूर हटा लिया, लेकिन भारतीय सोशल मीडिया पर अभी भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई जा रही है और लोग दावा कर रहे हैं कि वो हुंडई कंपनी की गाड़ियों को जो बुकिंग की थी वो कैंसिल कर रहे हैं। हुंडई कंपनी ने अपने पोस्ट में कश्मीर में अलगाववादियों को समर्थन किया था। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने ट्वीट करते हुए दक्षिण कोरिया के राजदूत जे बोक को समन करने और अस्वीकार सोशल मीडिया पोस्ट पर भारत की कड़ी नाराजगी से अवगत भी करा दिया है।
तो एक तरीके से जयशंकर ने भी इस पर हुंडई को लेकर भी उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया और कहा है कि इस तरीके की चीज़ें तत्काल हटाई जाएं। हम चलते हैं एक और अपडेट। चीन की नापाक चाल का बड़ा खुलासा। भारतीय सीमा के नज़दीक बसे तिब्बती गांव में तैनात किया सैन्य, रसोइयाँ और डॉक्टर। दरअसल आपको बता दें, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास बुनियादी ढांचे के नियंत्रण और रखरखाव के लिए दूर दराज के गांव में निवासियों की मदद कर रही। चीनी सेना का इरादा विवादित सीमा के साथ दोहरे इस्तेमाल वाले आवास को तैयार करने पर जोर देना है। नागरिक सैन्य संसाधनों को एक साथ इस्तेमाल करने के इरादे से पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्थानीय तिब्बतियों को चीन पकवान बनाना सिखाने के लिए सैन्य के रसोइयों को तैनात कर रही है। ये काम भारत की सीमा के करीब गांव में किया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते एक आधिकारिक सैन्य पोर्टल में स्पॉट रिपोर्ट की फोकस चीन के आखिरी बड़े सीमावर्ती गांव युमई पर था और ये गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में 1 किलोमीटर के दूर है। और इस बीच आपको बता दें, काउंटी में युमई गांव तिब्बत क्षेत्र में है। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, चीन ने नेपाल के पीठ में खंजर घोंपा, उनकी ज़मीन पर किया कब्जा। सरकारी रिपोर्ट्स में खुलासा। दरअसल नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन तिब्बत से सटे नेपाल के क्षेत्र में अवैध कब्जा करता जा रहा है। ये इलाका पश्चिमी नेपाल का है और पहले भी ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि चीन धीरे धीरे उन इलाकों में घुसपैठ करके उनकी ज़मीन हड़पता जा रहा है। इस मामले में नेपाल सरकार ने एक टास्क फोर्स भी किया था, जिनकी जांच में ड्रैगन की असल करतूत सामने आ गई है। हालांकि नेपाल की मौजूदा शेर बहादुर दुईबा सरकार ने इस रिपोर्ट की अभी भी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन मीडिया में ये जांच रिपोर्ट लीक हो गई है और चीन का असली चेहरा नेपाल की जनता के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, गलवान को लेकर चीन के एक और झूठ का पर्दाफाश। सैटेलाइट तस्वीरों ने झंडा फहराने के दाव पर PLA को किया बेनकाब। जी हाँ, दरअसल ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के हाथों धूल चाटने की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया भर में चीन की नाक कट चुकी है और वो अपनी साख वापस कायम करने के लिए झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर बार उनकी करतूतों की पोल खुल जा रही है। पिछले जनवरी में चीन ने एक प्रोपेगेंडा पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में अपना झंडा फहराने को लेकर किया था। भारतीय सेना के सूत्रों ने तभी उनकी पोल खोल दी थी और सारे दावों को नकार दिया था। अब सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई हैं और मुझे पता चला है कि चीन ने गलवान नदी के किनारे हिंसक झड़प वाले जिन स्थान पर झंडा फहराने का दावा किया था, दरअसल उसने उस जगह से 1.5 किलोमीटर दूर ये कार्यक्रम किया था। लेकिन उनकी सरकारी मीडिया ने पूरे विश्व में एक फर्जी माहौल बनाया था, लेकिन अब खुलासा हो गया है। एक और अपडेट लेते हैं। एक भारतीय जिसने दक्षिण अफ्रीका में बदल दिया पेमेंट का तरीका, डिजिटल पेमेंट की राह कर दिया आसान। समझिए उस राहुल जैन के बारे में। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में इन दिनों लोगों की ऑनलाइन पेमेंट और व्यवसाय से जुड़ी दिक्कतें दूर हो रही हैं। पूरे अफ्रीकी प्रायद्वीप में डिजिटल पेमेंट बेहद सरल हो चुकी है। इसके पीछे जो संस्थान काम कर रहा है उनका नाम है पीच पेमेंट, जो अब डिजिटली पेमेंट के मामले में दक्षिण अफ्रीका से बाहर भी पैर पसार रहा है। खास बात यह है कि इसी बीच पेमेंट के विचार के पीछे दिल्ली के एक व्यवसायी परिवार के सदस्य राहुल जैन हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक राहुल जैन ने सेंट कोलंबिया स्कूल से अपना MBA किया और इसी दौरान वो अब इंटर्नशिप के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्हें जर्मन साथी एंड्रियास डेमलिडर मिले। दोनों अपनी डिग्री लेने के बाद एक दूसरे के संपर्क में रहे। जब राहुल जैन बोस्टन में थे तभी नवंबर 2021 में एंड्रियास ने उन्हें बुलाया और अफ्रीका में डिजिटल पेमेंट व्यवसाय से जुड़ने का प्रस्ताव दिया। इस तरीके बीच पेमेंट का सफ़र शुरू हो गया था। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे इमैनुअल मैक्रो से बातचीत के बाद पुतिन समझौता करने को तैयार, कहा प्रस्ताव पर करेंगे गौर। जी हां, दरअसल आपको बता दें, रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत के बाद बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो समझौता करने के लिए तैयार हैं और सोमवार को वार्ता में फ्रांसीसी नेता इमैनुअल मैक्रोन द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर गौर करेंगे। जबकि अभी भी यूक्रेन पर तनाव बढ़ाने के लिए पश्चिम को दोषी ठहराते हैं। दरअसल तनाव कम करने की दिशा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहल की है और वो सोमवार को मॉस्को पहुंचे और रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन से तनाव कम करने के संबंध में बात की। क्रेमलिन ने लगभग 5 घंटे की बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से रूस और पश्चिमी के बीच सबसे तनाव का समाधान निकलता जा रहा है। बार बार मास्को आने के लिए मैक्रो को धन्यवाद देते हुए पुतिन ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि फ्रांसीसी नेता ने अध्ययन के लायक कई विचार प्रस्तुत किए थे। तो दोस्तों, फ्रांस के साथ बातचीत में रशिया थोड़ा नरम जरूर हुआ है, लेकिन अमेरिका ने यह कहकर फिर से कहीं ना कहीं तरीके से घी डाल दिया आग में कि रशिया कभी भी हमला कर सकता है। यूक्रेन की सांसें अमेरिका लगातार बढ़ा रहा है। एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कर्नाटका में हिजाब पर बवाल, सभी स्कूल कॉलेज 3 दिनों तक बंद। शिमोगा में धारा 44 लागू। कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और एक तरफ इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। छात्रों द्वारा हिजाब पहनने के लेकर उठे विवाद के बीच कर्नाटक में सभी स्कूल और कॉलेज अगले 3 दिनों तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ट्वीट किया है और उन्होंने अपने शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दे दिया है। इसी बीच कथित रूप से एक शैक्षिक संस्थान में तिरंगे के स्थान पर भगवा झंडा लहराया गया है और इस घटना से संबंधित वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं। ये घटना शिमोगा के एक संस्थान की बताई जा रही है और इस मुद्दे पर कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने चिंता जाहिर की है। डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा है कि जिन संस्थानों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा है कि कर्नाटका के कुछ शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि एक मामले में राष्ट्रीय ध्वज का भगवा ध्वज से बदल दिया गया। मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रभावित संस्थानों को 1 हफ्ते के लिए बंद कर देना चाहिए। शिक्षण ऑनलाइन जारी रह सकता है। एक और अपडेट लेते हैं, आपको बता दें बड़ी खबर, पिछले 5 सालों में 48 से 44 लोगों को दी गई भारतीय नागरिकता, लोकसभा में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल को लिखित उत्तर में कहा है कि भारत सरकार ने 2020 की सिविल सेवा परीक्षा में IPS की भर्ती के लिए 150 से बढ़ाकर 200 कर दी है। इसके साथ कई बातें उन्होंने जानकारी दी है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जो नागरिकता की बात उठ रही है, नागरिकता को लेकर सबसे ज़्यादा नागरिकता दी गई है और इसी साल जो है वो लगभग 5 सालों में 48-44 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। लोकसभा में ये नित्यानंद राय ने इस बात की जानकारी दी है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, आपको बता दें जहाँ पे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि रूस ने अगर यूक्रेन पर किया हमला तो लगाएंगे प्रतिबंध, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने दी चेतावनी। दरअसल आपको बता दें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, साथ ही रूस से निपटने के लिए अन्य उपाय किए जाएंगे। पीएम जॉनसन ने कहा है कि उनकी सरकार संसद से रूसी व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहेगी। द टाइम्स में सोमवार को लिखते हुए ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन दक्षिणी पूर्व यूरोप की रक्षा के लिए रॉयल एयरफोर्स टाइफून लड़ाकू विमानों और रॉयल नेवी वारशिप को तैनात करने पर विचार कर रहा है। जॉनसन ने यह भी कहा है कि रक्षा सचिव वेन वॉलेस और विदेश सचिव लीज ट्रस दोनों जल्द ही मॉस्को की यात्रा करेंगे। ब्रिटिश पीएम का ये बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर हमला कर सकता है। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास करीब 1 लाख सैनिक जमा किए हुए हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर हिजाब को लेकर ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से करारी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा हम भावना नहीं कानून के मुताबिक लेंगे फैसला, संविधान हमारे लिए भगवत गीता है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस तरीके का नाटक जो है कि हम हिजाब पहनकर चलेंगे और हम इस तरीके की चीज़ें जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जारी संकल्प पत्र किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली व मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी देने का किया वायदा। दरअसल गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र और नया प्रचार गीत जारी कर दिया है। भाजपा ने यूपी में सत्ता में आने पर किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया है। विद्यार्थियों को 2 करोड़ टैबलेट और लैपटॉप वितरित किया जाएगा। भाजपा ने लता मंगेशकर की स्मृति में 8 अकादमी स्थापित करने की घोषणा भी की है। भाजपा ने यूपी में सत्ता में आने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और कॉलेज आने वाली मेधावी
छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वायदा किया है। भाजपा ने लता मंगेशकर की स्मृति में आर्ट्स अकादमी स्थापित करने की घोषणा भी की है। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में भाजपा ने प्रदेश के हर जिलों में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं को युक्त मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने का वायदा किया है। प्रदेश के सभी नागरिकों को सरकारी सेवाएं एक निश्चित समय में प्राप्त हैं, इसकी गारंटी देने वाला कानून लाया जाएगा। ये बेहद बड़ी खबर। लोक संकल्प पत्र 2022 में वायदा किया गया है कि अयोध्या में श्री राम से संबंधित संस्कृति, शास्त्रों एवं धार्मिक तथ्यों पर शोध के लिए रामायण विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। संकल्प पत्र में बहन बेटियों से लव जिहाद करने वालों को कम से कम 10 सालों की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का कानून बनाने का भी प्रावधान होगा। इसके साथ ही दोस्तों, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली और दीपावली पर एक मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुगतान होंगे। निराश्रित महिलाओं को, वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपये पेंशन होंगी। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सौगात होगी। छात्रों को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों में टेबल बेंच की व्यवस्था की जाएगी। हर मंडल में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हर परिवार को कम से कम एक रोजगार प्रदान करेंगे। एम्बुलेंस और MBBS की सीटों की 2 गुना किया जाएगा। लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल के 1 लाख जुर्माने का प्रावधान भी होगा। मान्यपूर्ण कैंटीन बनाकर गरीबों को सस्ता खाना भी खिलाया जाएगा। छात्रों को 2 करोड़ स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाजपा के संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदु ये हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट सौंप दी गई। जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत तक होंगे चुनाव। दरअसल परिसीमन आयोग ने अपने मसौदा रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्रों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश के 5 सहयोगी सदस्यों को उनके सुझावों के लिए सौंपा गया है। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा है कि विस्तृत रिपोर्ट में जम्मू संभाग में राजौरी और पुंछ को शामिल करके अनंतनाग संसदीय सीट के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा कश्मीर संभाग में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य की कई विधानसभा सीटें खत्म कर दी गई हैं। इनमें हब्बा कदल सीट भी शामिल है, जिन्हें प्रवासी कश्मीरी पंडितों के पारंपरिक गढ़ के रूप में देखा जाता था। दरअसल आपको बता दें, अधिकारियों ने कहा है कि श्रीनगर जिले की खानियार, सोनोयार और हजरत बल विधानसभा सीटों को छोड़कर अन्य सभी सीटों का पुनर्निर्धारण किया गया है और चन्नापुरा तथा श्रीनगर दक्षिणी की तरह ही नई विधानसभा सीटों के साथ विलय कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि नई प्रस्तावित रिपोर्ट में हब्बा कदल के मतदाता कम से कम 3 विधानसभा क्षेत्रों के हिस्से होंगे। हालांकि आपको बता दें, इस परिसीमन रिपोर्ट के बाद कई केंद्रीय बड़े बड़े नेताओं की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि उनके जो विधानसभा क्षेत्र थे वो इधर से उधर हो गए। अब उनको एक नया जनाधार बनाने की उनकी बड़ी चुनौती होगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। नेपाल सरकार की लीक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। पहली बार माना चाइना कर रहा है जमीनों पर कब्जा। दरअसल लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा जमाए बैठा चाइना अब नेपाल की जमीन पर कब्जा कर रहा है। यही नहीं, अब खुद नेपाल सरकार ने माना है कि चीन की ओर से सीमा पर यह कब्जा किया जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब नेपाल ने माना है कि चीन ड्रैगन सीमा पर नेपाली इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है। इस रिपोर्ट को पिछले साल सितंबर महीने में देश के पश्चिमी इलाके में हुमला में चीन के कब्जा करने के खबरों के बाद तैयार किया गया था। नेपाल सरकार का एक आधिकारिक रिपोर्ट यह BBC के हाथ लगी है। उधर चीन के काठमांडू स्थित दूतावास में किसी भी कब्जे को खारिज किया गया है। अभी नेपाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। नेपाल सरकार ने इस रिपोर्ट को तैयार तो कर लिया है, लेकिन अभी तक इसे प्रकाशित नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि चीन के साथ संबंध खराब होने के डर से नेपाल सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से डर रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। चीन का टेंशन बढ़ा। ताइवान को अमेरिका से ताकत $10 करोड़ होगा पैट्रियट मिसाइल का आधुनिकीकरण। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, ताइवान के विलय की ताक में बैठे चाइना की ये खबर चिंता बढ़ा सकती है। अमेरिका ने ताइवान के साथ पैट्रियट मिसाइल के आधुनिकीकरण के लिए $10 करोड़ की डील की है और यह राशि पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए खर्च की जाएगी। ताइवान अपनी आत्मरक्षा के लिए इन्हीं अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA ने सोमवार को बयान जारी कर यह खबर दी है। दरअसल पैट्रियट मिसाइल के आधुनिकीकरण के लिए वाशिंगटन स्थित ताइवान के दूतावास ने अमेरिका से आग्रह किया था कि DCS ने कहा है कि पैट्रियट हवाई सुरक्षा प्रणाली का उन्नत बनाए जाने से सहयोगी देशों की सुरक्षा मजबूत होगी और वह राजनीतिक स्थिरता कायम रखने, सैन्य संतुलन बनाए रखने और क्षेत्र का आर्थिक विकास करने में सक्षम होगा। पैट्रियट मिसाइलों के आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों व सेवाओं को इसे प्रस्तावित विक्रय में अमेरिका के सहयोगी देशों की विश्वसनीयता, सुरक्षा हो और सहयोगी हो। ताइवान नए पैट्रियट
टारगेट मिसाइल हासिल करने का बात की, यानी हम कह सकते हैं कि ताइवान की मिसाइलों को अमेरिका कहीं ना कहीं एक नवीनीकरण करेगा। एक और अपडेट, पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा है बलूचिस्तान। बड़ी खबर, बलूचिस्तान को जंग का मैदान बनाने के तैयार विद्रोही पाकिस्तानी सेना, चीन की बढ़ेगी टेंशन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को युद्ध क्षेत्र में बदलने के ताजा प्रवृत्ति ने सुरक्षा बलों और व्यापक टारगेट हमले का अंजाम देने में हिस्सा और आतंकवाद को बढ़ावा देने में भूमिका निभाने कारकों पर बहस शुरू हो गई है। राजनीतिक और सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अफगानिस्तान में अस्थिर स्थिति अन्य पड़ोसी देशों के आतंकवादी समूहों को विदेशी समर्थन के साथ अलगाववादी आतंकवादी संगठनों की ओर से फिर से समूह बनाने और लक्षित हमलों के पीछे मुख्य कारक है। बलूचिस्तान में आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए हमलों की नवीनतम श्रृंखला में दर्जनों सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं, जबकि बम विस्फोट झड़पों घात लगाकर और भारी गोलीबारी में बड़ी संख्या में आतंकवादी भी मारे गए हैं। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें, बलूचिस्तान में लगातार बलूची यानी BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये तैयारी कर रही है कैसे चाइना हो या पाकिस्तान को बलूचिस्तान से हटाया जाए, और यही कारण है कि CPEC भी चाइना का प्रभावित हो रहा है और CPEC पर भी खतरे की घंटी मंडराने लगी है। ऐसे में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। एक और ब्रेक लेते हैं दोस्तों। कनाडा किसान आंदोलन को लेकर भारत को ज्ञान दे रहे थे, घर में गिर गए PM ट्रूडो प्रदर्शनकारियों पर भड़क गए। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अब समझ आ गया है कि ज्ञान देना और बात ये उस पर अमल करना दूसरी बात है। भारत में किसान आंदोलन के वक्त उन्होंने दूसरे देशों के आंतरिक मसलों में दखल नहीं देने की नीति को भुला दिया था। उन्होंने भारत को नसीहत दी थी, लेकिन अब स्वदेश में छिड़े ट्रक ड्राइवरों के आंदोलन से जूझ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी विकास में बाधक है। ओटावा में कोविड-19 वैक्सीन अनिवार्य करने के आदेश का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ट्रूडो ने जल्द खत्म करने का जोर दिया। ट्रूडो ने सोमवार को कहा है कि ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन रोकने की जरूरत है और ये देश की अर्थव्यवस्था में बाधा डाल रहा है। सोमवार को कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा है कि प्रदर्शनकारी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे लोकतंत्र और हमारे साथी नागरिकों के दैनिक जीवन को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकना होगा। ओटावा के लोग अपने ही पड़ोस में परेशान होने के लायक नहीं।